है, मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी पढ़ाई को एकदम, जो बचा हुआ टाइम है हमारे पास 5 से 6 महीने का एग्जाम में, उसको एकदम अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार आज का हमारा टॉपिक जो है ना, ये होने वाला है हिंदी, ठीक है। क्योंकि हम लोग फिजिक्स की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपको हिंदी को यार लेकर के चलना है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, है ना, 100 नंबर का पेपर होगा। तो अब आपको हिंदी में ना 100 में 100 नंबर स्कोर करना है। आप बोलेंगे क्या ऐसा हो सकता है, 100 में 100 नंबर आ सकते हैं? तो यार बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके 12th में, ठीक है ना। 12th की बात कर लें या 9th 10th जो भी क्लासें होती हैं, हिंदी से अच्छा विषय कोई नहीं होता, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और इसी में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब जो आपका अंक है ना अदर सब्जेक्ट में अगर कटता है, तो आप इस सब्जेक्ट में अपना एक जो हमारा स्कोर है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी 2025 में एग्जाम देने वाले योद्धा हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका जो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर ले, है ना, खंड जो आपका बात है दूसरा खंड, वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे तैयारी आपको करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। आप कमेंट कर रहे थे ना कि भैया ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराइए, तो मैंने अब ऑब्जेक्टिव ही स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको डाउट है हिंदी में पास होने में या हिंदी में टेंशन है, तो हिंदी में पास तो ये वीडियो देखकर आप हो जाएंगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड हिंदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं लगातार, ठीक है। और पूरी किताब से आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर भैया क्या है, अगले टॉपर आप होंगे। अब ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, तो भैया एक छात्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया जो टॉपर होता है वो तो कोई एक ही बनेगा, है ना, कोई एक ही टॉपर बनेगा, और आप लिख रहे हैं अगले टॉपर आप होंगे। तो आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, वो हंस रहा था तो आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो स्टूडेंट स्टडी करेगा, जो टॉपर वही बनेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। तो आप अपने ऊपर हंसिए मत, सिर्फ आपको मेहनत करना है, क्या पता आप बन जाए, है ना। ये तो आपके हाथों में है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि खंड का के अंतर्गत आएंगे। टोटल 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा 10 नंबर का। 5 नंबर आपका हिंदी गद्य साहित्य से और 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य से, टोटल 10 नंबर, और 10 में 10 नंबर स्कोर करना है हमें। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और मेरे साथ क्या करना है, 40 क्वेश्चन कराऊंगा और स्कोर करते जाइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि 40 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए या आपकी तैयारी कैसी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की है। तो भैया यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या श्याम सुंदर दास जी ने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपको बता दें यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा में बाबू श्याम सुंदर दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि में से कौन है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पर वीर गाथा काल। पहली बात तो ये बताइए कहते किसको हैं। देखिए वीर गाथा काल आदि काल का एक नाम है, ठीक है। आदि काल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है, इसको चारण काल भी कहा जाता है, इसके कई सारे नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपका ग नंबर सही होगा, इसमें क्या लिखा है, वंदर वरदाई, जो कि यहाँ पर क्या है, चा जोड़ देना, तो हो जाएगा चंद्र वरदाई, ऐसे, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, चंद्र वरदाई है यहाँ पर, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु, उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा था, इस युग का नाम। तो इनसे पहले के लेखक कौन है? तो चलिए यहाँ पर आपके सामने विकल्प देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। तो सदा सुखलाल हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग लगा देंगे ऑप्शन का में, ठीक है। सदा सुखलाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि आधुनिक गद्य जनक
कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हमारा इसमें राइट आंसर ग नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो या तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा लगा है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इसमें इन्हीं के नाम पर कहें तो द्विवेदी युग नाम भी पड़ा था, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताया था, जो कि मैं माफी चाहूँगा, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी आप देख लीजिए। तो इनकी पत्रिका कौन सी है? सरस्वती पत्रिका है, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन खा में, ठीक है, यही सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पर आपके सामने कौन कौन से, देखिए मैंने बताया ना महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप कर यहाँ पर सीधा से कर देंगे द्विवेदी युग, है ना, इतना याद रखना है। तो आपका यहाँ पर खा नंबर ऑप्शन सही है, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो खा आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, अथवा यहाँ पर क्वेश्चन और एक प्रकार से आ सकता है, कैसे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? स्थित था या स्थापना कहाँ हुई? एक ही चीज़ है ना, क्योंकि वो कॉलेज है, कहीं हट के तो जाएगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह पर, और जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? आगरा है, उसके बाद यहाँ पर मद्रास, नेक्स्ट है कलकत्ता, और अगला है क्या? हैदराबाद। तो राइट आंसर लगा लीजिएगा कलकत्ता में, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आपके सामने गुलाब राय हो गया पहला ऑप्शन, नेक्स्ट है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, फिर है बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन, इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर बद्री नारायण है, ठीक है ना, बद्री नारायण ऐसे कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यही वाला होगा, ठीक है ना, बद्री नारायण चौधरी, या इनका नाम है प्रेम घन भी कहा जाता है। तो आप इसी को सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे साथ आप लोग करते जाइएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं, अपने जो है अंदर स्कोर करते जाइएगा मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन कई प्रकार से रिपीट होता है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है ना। तो आपके सामने गेहूं और गुलाब, ये तो है ही, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी पुत्र, ठीक है ना, पृथ्वी पुत्र, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आप इसको कर लीजिए, क्योंकि नहीं शब्द आया है इसमें, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा घ नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो रेखा चित्र क्या है? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र क्या है? ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं कृति है, किसकी कृति है ये? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर हम बताएंगे, आपको लगा देना है महादेवी वर्मा में, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने रेखा चित्र पर आधारित ज्यादातर कृतियां की हैं। किसने? महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है ना। और ये छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं, ठीक है ना, छायावाद युग की। अगला देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, हिंदी के रेखा चित्रकार। तो यहाँ पर भी आपको लगा देना है कौन सा? ऑप्शन खा में। तो ये भी आपको लगाना है ऑप्शन नंबर खा, यानी महादेवी वर्मा में। रेखा चित्र की अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादातर याद रखना है महादेवी वर्मा जी का नाम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से रेखा चित्र इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उन पर इन्होंने कृतियां करी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस के संपादक। हंस पत्रिका किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद है इसके संपादक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें घा, ठीक है ना, हंस पत्रिका के संपादक। और अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये सरस्वती पत्रिका के हैं, ठीक है ना,
सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें ये आपको घ नंबर लगाना है। तिब्बत यात्रा किसकी है? तो ये राहुल शंकरत्यायन की है। किसकी है? राहुल शंकरत्यायन जी की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ग नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग का काल या समय है ना, कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग लगा लीजिएगा घ में 1938 से वर्तमान तक, इसको छायावादोत्तर नाम दे देंगे। अगला देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण मैंने बताया है आपको ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। मैं शुरू ही में आपको बता चुका हूँ। इसमें देखिए कई सारे नाम है ना, एक हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर भी आपका ये जुड़ा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद है ना, इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम जो है पड़ा था। अगला देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? इसमें से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आलोचना की अगर बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आपको याद रखना, ठीक है ना। आलोचना के क्षेत्र में निबंधकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर आपका का नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन का में आपको लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग कौन सा है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग। तो यहाँ पर राइट आंसर लगा दीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ख में, द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक है ना। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग कौन सा है? द्विवेदी युग, इसी युग के लेखक है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन है, इनमें से असत्य कौन सा है? देखिए मैं आपको बता दूं, एक चीज याद रखिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लेना है और उसके विकल्प को देख लेना है, और मैं आपको डायरेक्ट एक सही ऑप्शन बता दूंगा। देखिए 3 यहाँ पर दिए गए, जैसे कि पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। देखिए ये बिल्कुल नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सॉरी ये सत्य है, ठीक है ना, ये सही है और ये भी सही है। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक, ये भी सही है। आपको ढूंढना है असत्य, तो चलिए असत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक है, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी की हिंदी प्रदीप है ना, बालकृष्ण भट्ट की है। तो प्रताप नारायण मिश्र कहाँ से आ गया? तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा ना, ये विकल्प गलत है, इसलिए आपको असत्य ही ढूंढना था, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब? कह रहा कि असत्य कथन है, तो असत्य यही वाला है, तो इसी में हम टिक कर दिए। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक यहाँ पर कौन है? तो ये हो जाएंगे गोकुलनाथ जी, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, तो यहाँ पर हुई थी द्विवेदी युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर है, आपको लगा देना है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। इसमें भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु युग के लेखक की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो आपको लगा देना है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र क्या है? ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, नास्तिकोपाख्यान, सुखसागर या उदयभान चरित्र। तो सदल मिश्र यहाँ पर इनकी रचना हो जाएगी आपकी नास्तिकोपाख्यान, यानी कि ख नंबर, इसमें सही कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतेंदु युग की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी को कर लीजिए आप लोग, है ना, यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? देखिए हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ना, इसको गद्य काल किसने बोला था या गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो राइट आंसर लगाएंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख में। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि यही एक ललित निबंधकार हैं, आलोचक हैं, और इन्होंने ही हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल, ये जो काल चल रहा है, इसको गद्य काल के नाम से पुकारा था या गद्य काल की संज्ञा इन्होंने दी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु के उल्लेखनीय पत्रकार।
पत्रकारों की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ड को ध्यान दीजिएगा, पत्रकारों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उल्लेखनीय पत्रकार कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है ना। भारतेंदु युग की बात है तो ये आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारतेंदु युग में ही इन्होंने ये सारी रचनाएं करी हैं, और बालकृष्ण भट्ट ये जो है भारतेंदु युग के ही लेखक हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय मतलब आप समझते हैं जहां से शुरुआत हुई हो, मतलब हिंदी गद्य की शुरुआत किस काल से हुई है, किस युग से हुई है, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, या छायावाद युग से, या छायावादोत्तर युग से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है भारतेंदु युग से, ठीक है ना। भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य को जो है नई नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम का कर देंगे, पहला विकल्प सही है आपका। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन, तो हिंदी गद्य की बात करी है फिर से, है ना। तो यहाँ पर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था, और यही एक पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत करी। और जनक का मतलब ही होता है पिता या शुरुआत करने वाला बोले तो राइट आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन गा में, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु युग का जो गद्य है ना, इसका समय का सीमा या समय का काल बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 1850 से 1900 ईस्वी तक हो जाएगा, सही विकल्प आपका ख नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक। भारतेंदु युग से पूर्व जो है पहले जो है गद्य लेखक कौन थे, तो मुंशी सदा सुखलाल थे। कौन थे, मुंशी सदा सुखलाल, यानी का नंबर, ठीक है। अगला देखिए, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, कौन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना। आप लोग का नंबर सही कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 नंबर है, सुख सागर के लेखक। तो सुख सागर यहाँ पर किसकी है, तो ये हो जाएगी हमारी मुंशी सदा सुखलाल जी की। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ख नंबर। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया, किस काल में या किस समय में। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ना, इनको जो है भारतेंदु की पदवी से, इनका नाम हरिश्चंद्र और इनको भारतेंदु जो है पदवी दी गई थी, मतलब कि इनको नाम का एक टाइटल दिया गया था। तो इनको जो है कब सुशोभित किया गया, तो 1880 ईस्वी में, ठीक है। इनका काल कब से कब तक है, तो समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलिए यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद यहाँ पर भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, ठीक है ना। हमने अभी देखा ना कि इसमें देखा था प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं के नाम, तो यहाँ पर इनका नाम आता है ना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं ये किस युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग से पूर्व के, यानी कि उनसे पहले के हैं, ठीक है ना, उनसे पहले के हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नासिके तोपाख्यान के रचयिता। नासिके तोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो सदल मिश्र हैं, ठीक है ना, ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई विट्ठलनाथ हैं। तो इनमें से किस कृति के लेखक गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। तो भाई गोसाई विट्ठलनाथ यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, याद कर लीजिएगा, ख नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी के जो भी विकल्प दिए गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, छोड़ देंगे। अगला देखिए 39 नंबर, श्रृंगार रस मंडन क्या कहा गया है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, तो गोसाई विट्ठलनाथ जी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी गोसाई विट्ठलनाथ, तो लगा लीजिए फिर भाई साहब किस बात की देरी है, गोसाई विट्ठलनाथ, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अष्टयाम का रचयिता, तो अष्टयाम भाई नाभादास जी का है ना, भादास लिखा है यार, नाभादास का लीजिएगा, ठीक है। नाभादास जी अष्टयाम के रचयिता हैं। तो यहाँ पर 40 देख लिए, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। 40 टोटल हमारे क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। आप कमेंट में बताइएगा 40 में से कितने सही किए हैं आपने,
और अगर आपने 40 में से अभी टाइम के अनुसार मैं बात करूं तो अगर 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आप सही किए हैं तो 100% आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। और अगर आप इतने नहीं कर पाए तो और मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है ना। तो यार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार ऐसे ही आपको क्लासें मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। देखिए जब आपका 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर का जब आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे यहाँ पर गद्यांशों और पद्यांशों की। अब चलिए गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, और एक वीडियो आएगा जो कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कैसे करना है, किस प्रकार से 10 में 10 नंबर आप लाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है गद्यांश की बात कर ले ये 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। पद्यांश की बात कर ले वो भी 10 नंबर का आएगा। तो कैसे इनमें आप नंबर पूरे पूरे लाएंगे वो देखते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ पर पूरे देखिए आपको 3 चैप्टर से जो है गद्यांश और पद्यांश इस बार तैयार करने हैं। चाहे आपके बुक में कितना भी दिया गया हो चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। पहला चैप्टर आपको कौन सा तैयार करना है, तो पहला आपको तैयार कर लेना है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप। नेक्स्ट तैयार करना है अशोक के फूल, और अगला तैयार करना है भाषा और आधुनिकता। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ करके जो 10 नंबर का ये टॉपिक है इसको एकदम आप लोग हवा कर देंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब कोई पैसेज दिया जाएगा, जब कोई भी गद्यांश दिया जाएगा, वहां पर उसमें क्या है, उसमें आपसे पूछा जाएगा 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम पर निर्धारित महत्वपूर्ण गद्यांश, और यहाँ पर पद्यांश कर लीजिए। ये भी टॉपिक 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना, टोटल 10 नंबर का आएगा। इसमें कौन कौन से तैयार कर लेने हैं देखिए। तो पहला तैयार करना है पवन दूती का, नेक्स्ट आपको तैयार करना है कैकेयी का अनुताप, अगला तैयार कर लेना है श्रद्धा मनु, और नेक्स्ट है नौका विहार। इसमें 4 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है ना, 4 टॉपिक। और इनमें से क्या होगा अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दिक्कत मत करिएगा आप लोग, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कि आप सोचने में लग पड़ जाए कि यार क्या क्या तैयार करें कैसे करें, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना। मैं आपको एक एक टॉपिक अभी कराने वाला हूँ, टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते तो 10 नंबर का ये टॉपिक, 10 नंबर का ये टॉपिक, टोटल जो हमारा 20 यानी कि 20 मार्क्स है, यहाँ से ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण लेखकों की बात कर लें या कवियों की बात कर लें तो चलिए जीवन परिचय, ये तो देखिए आपको स्वयं याद करना पड़ेगा, इसको तो मैं बता नहीं सकता आपको कि इसको कैसे याद करना, ठीक है। तो इनको मैं आपको कराऊँ, देखिए बता रहा हूँ, आप इसको याद करते जाइए अभी से, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भैया साहित्य का परिचय आएगा या कैसे जीवन परिचय को लिखना है, वो चीज़ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो साहित्यिक परिचय आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। 12th में आपका जो जीवन परिचय है 5 नंबर का भले आता है, आएगा देखिए 5 नंबर का, है ना। एक 5 नंबर का लेखक जीवन परिचय आता है ऐसे ही, और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आता है। तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं बतानी है आपको। तो देखिए जो लेखक है इनमें से आपको तैयार करना है, पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा आपको तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और तीसरा आपको तैयार कर लेना है अब्दुल कलाम जी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो 3 जीवन परिचय तैयार करना, 3 में से 2 तो ऊपर वाले सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद महत्वपूर्ण कवियों की बात कर लें, कवि जीवन परिचय की, ये भी 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसमें तैयार करना है आपको पहला मैथिली चंद्रगुप्त जी का जीवन परिचय, नेक्स्ट तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद जी का, और अगला तैयार करना है महादेवी वर्मा। 3 जीवन परिचय यहाँ से तैयार करिए और 3 जीवन परिचय यहाँ तैयार करिए, टोटल 5-5 यानी कि 10 नंबर आप लोग एकदम ले जाइए। देखिए इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है यार, जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ अगर आप इतना कर ले तो इसकी मेरी यार हिंदी में तो बिल्कुल 100% गारंटी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बस आप तैयार करते जाइए अभी से थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अचानक से आप सोचेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और फिर आप जानते हैं कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में अगर आप अच्छा कर ले गए तो अदर सब्जेक्ट में जो नुकसान होगा वो आपका कवर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी से तैयार करिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पर आता है कहानी, 5 नंबर की ये होती है, और पंचलाइट और बहादुर, 2 में से एक आपका लिखना ही लिखना है, 2 ही आएंगी, 2 में से एक आप तैयार कर लीजिए कोई भी, चाहे पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य या जो भी क्वेश्चन उससे बनेगा उस हिसाब से। तो पूरी कहानी आप एक बार पढ़ लीजिएगा बैठ के, और कहानी आप जानते हैं कि हमें याद हो जाती है, एक बार हम अपने माइंड में कर लेंगे। और फिर इसके बाद उसको, ये तो है नहीं कि आप सेम टू सेम किताब की तरह उतार दीजिए, आपके माइंड में जो चीज़ें याद हैं उसको अपने हिसाब से वहाँ पर लिख के चले आइएगा, है ना, वही होता है कहानी। तो पंचलाइट और बहादुर 2 हैं, 2 में से कोई एक कर लीजिएगा, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ से कवर। एक अगला टॉपिक आपका आता है देखिए स्वपठित खंड का, मैंने बताया था 5 नंबर का ये भी आएगा।
और इसका नंबर 100% फिक्स होता है। फिक्स मतलब कैसे, आपको इस जिले में जो भी पढ़ाया जाता है उसको ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सारणी आपको दिखाया है और इसमें देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आपके जिले में जो भी खंड का पढ़ता है आपको वही करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला खंड का क्या देखिए, मुक्ति यज्ञ है ना, इसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। प्रकाशक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ, जो भी एड्रेस है। और इनके जिले मुक्ति यज्ञ कहाँ कहाँ पर आ गया देखिए, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आप लोग किस जिले से हैं, ठीक है ना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरे देखिए, सत्य की जीत, यहाँ पर इनके लेखक कौन है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, ठीक है ना। तो ये आपका सत्यजीत यहाँ पर इतने जिलों पे आएगा। और अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचेंगे इनमें से जैसे आपका जिला, इन नामों में से आपका जिला नहीं आया तो आप कंफ्यूज होकर कमेंट करेंगे कि भैया हमारा तो नाम ही नहीं आया, हम कौन सा तैयार करें। उसका भी मैं ऑप्शन लास्ट में आपको बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है रश्मि रथी, इनके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपके जिले का नाम जिसमें आता था वही आपको तैयार करना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पर कौन कौन सा देखिए, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये हो गया। आलोक व्रत की बात के लिए इनके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल और इनका यहाँ पर आपको तैयार करना है प्रयागराज, ठीक है ना। अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ठीक है ना, ये आपके जिले हैं, इसमें से पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए और भी जिले यहाँ पर, जैसे कि त्यागपति की बात कर ले तो त्यागपति इनके लेखक है श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इनमें यहाँ पर कौन कौन सा देखिए, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, ये जिले आपको तैयार करना है। कौन सा, त्यागपति को तैयार करना है। अगला है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार श्री शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और तैयार करना है मेरठ वालों को, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। अब आपके जिलों का नाम नहीं आया होगा, जैसे मैं बताऊं मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है भैया चित्रकूट और हमारा ही डिस्ट्रिक्ट देखिए इसमें नहीं आया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ देखिए आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि बांदा की बात कर लें तो पास में है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर हमारी तरफ श्रवण कुमार चलता है। तो भाई साहब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें नहीं आया और आपके आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट इसमें से है तो जिसमें है वही वाला आपको तैयार कर लेना है, जिसमें पड़े वही आपको तैयार कर लेना है। नंबर यार मिल जाते हैं, उसकी आप दिक्कत मत लीजिए, नंबर आपको 100% आराम से मिल जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप कमेंट मत करिएगा भैया कौन सा आएगा कौन सा तैयार करें, इसका नंबर फिक्स रहता है, 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर आपका इसका पूरा फिक्स है। इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है खंडवा। खंडवा में आपका हिंदी व्याकरण आएगी सबसे ज़्यादा। हिंदी व्याकरण में देखिए क्या क्या करना है वो देखिए। हिंदी व्याकरण की तैयारी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा पहले वो समझिए। 9वीं क्वेश्चन की बात कर ले हम यहाँ से, तो आपको संस्कृत में सबसे पहले आपको कदम रखना है। संस्कृत में आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए देखिए संदर्भ जब लिखेंगे तो इसका मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद का मिलेगा 5 नंबर। टोटल ये एक टॉपिक आएगा 7 नंबर का। ऐसे ही हिंदी पद्य में बात कर ले तो यहाँ पर भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए 2 नंबर प्लस 5 नंबर बराबर 7 नंबर। टोटल संस्कृत से क्वेश्चन कितने नंबर का बनेगा तो 14 नंबर का संस्कृत आएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इतना आपको यहाँ पर इसको तैयार करना है। अब ये जो पद है इसमें तो श्लोक आते हैं, ठीक है ना, कोई भी 2 श्लोक दे देगा, 2 में से कोई एक करना पड़ेगा आपको हिंदी में अनुवाद। तो वो मैं आपको एक वीडियो आएगा जिसमें संस्कृत को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। जब एक प्रॉपर तरीके से तैयारी हम लोग करेंगे एक एक टॉपिक की, तो उसमें आपको मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आज एक वीडियो आया तो संस्कृत उसमें कवर हो गई, एक वीडियो आया तो गद्यांश पद्यांश कवर हो गया, एक वीडियो आया तो उसमें हिंदी व्याकरण कवर हो गई, ऐसे करके, है ना। तो चलिए इतना कर लेना। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर आता है अब जो है नए पैटर्न के अनुसार, जो कि 5 नंबर का रहता है, वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश नया जुड़ा है। पहले इसकी जगह पर पूछा जाता संधि विच्छेद पूछा जाता था, ठीक है ना, संधियां संधि पूछी जाती थी, लेकिन अब क्या है इसमें ये नया टॉपिक जुड़ा है अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, जो कि आप जानते हैं कोई एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज से देने होंगे। यही होता है अपठित गद्यांश, इसको पूछा जाएगा। तो गद्यांश आप सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे पता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 11 नंबर, एक नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले लगभग पूछे जाएंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर,
अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। वाक्यांश को एक वाक्य दे देगा, जैसे कि जो कभी ना मरने वाला हो, जो उसको अजन्मा बोलते हैं, है ना। जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसका पुरुष मर गया हो, ऐसे करके अनेक शब्द रहते हैं, उसको एक शब्द में बना के उत्तर दे देना है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन जो गलतियां होती हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, इस प्रकार की छोटी छोटी क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां, तो इनको सही करना होता है। ये टोटल यहाँ से 4 क्वेश्चन है ना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको कर लेना है, कर क्या लेना है, मैं कराऊंगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, समझ गए। लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी आते हैं, ये भी आपको वाक्य प्रयोग करने होते हैं, 2 नंबर का टॉपिक है। तो टोटल यहाँ से अंगा कर लीजिए इसको, टोटल 5 क्वेश्चन बने, जो कि 10 नंबर का लगभग यहाँ से ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रस, छंद, अलंकार, ये भी 2-2 नंबर के टॉपिक हैं। जैसे कि रस में बात कर लें तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो इतने सारे रस नहीं तैयार करने, मैं बता रहा हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में इतने सारे रस दिए गए हैं, लेकिन तैयार कौन कौन से करने हैं। तो आपको तैयार करना है एक इसमें श्रृंगार रस, और एक तैयार कर लीजिएगा हास्य रस। इसमें आप बात कर ले तो एक वीर रस भी तैयार कर सकते हैं, 3 हो जाएंगे, तो 3 आपके लिए काफी है। 2 नंबर का ये टॉपिक है। अलंकार में शब्द और अर्थ, 2 अलंकार है, तो इसमें एक तो पहली बात आपको तैयार कर लेना है अनुप्रास अलंकार, और इसमें यमक अलंकार, श्लेष को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अर्थालंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। टोटल यहाँ पर इससे 2 अलंकार, अनुप्रास और यमक, और अर्थालंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा, 4 टॉपिक पढ़ के 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये पूछे हैं जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। छंद की बात कर ले तो चौपाई तैयार करना है, दोहा तैयार करना है, और सोरठा, ये इसमें 3 तैयार करने पड़ेंगे। कुंडली आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन देखिए जो टॉपिक है ना, ये आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में 3 टॉपिक है आपके सामने, 3 टॉपिक पर निबंध पूछ सकता है आपसे, सॉरी पत्र लिखने के लिए आ सकता है। कौन कौन से? एक आपका हो गया नियुक्ति आवेदन पत्र है, इस प्रकार से आएंगे। किसके लिए नियुक्ति? तो प्रधानाचार्य को आप लिखेंगे किसी कॉलेज में, मतलब किसी कॉलेज या स्कूल में, कहीं पर भी आप अपने आपको मतलब एक टीचर के तौर पर नियुक्त कराना चाहते हैं, उसके लिए आपसे पूछा जाएगा। तो नियुक्ति पत्र आते हैं, ठीक है ना, नियुक्ति के लिए, या किसी ऑफिस में या कहीं पर नियुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है या आवेदन करना है, तो ये आपका आएगा। या तो आ सकता है आपका, आ नहीं सकता, ये आएगा ही आएगा दूसरा वाला, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति, यहां पर ऋण प्राप्ति, ठीक है ना, ऋण प्राप्ति करने के लिए आवेदन पत्र, ये आपका 6 नंबर भैया फिक्स है, ये आता ही आता है, तो इसको तैयार करना ही करना है। नेक्स्ट, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यानी कि अपने गांव या नगर में जो आपके अधिकारी हैं सफाई से संबंधित, उनको एक आवेदन पत्र देना है। ये आपके 3 टॉपिक हैं, 3 में से एक आपका फिक्स है, 6 नंबर यहां से मिलेगा। और लास्ट टॉपिक आता है 9 नंबर का, जो कि है निबंध। निबंध में देखिए कौन कौन से टॉपिक से निबंध पूछ सकता है, तो जैसे विज्ञान से पूछ ले, है ना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ऐसे करके टॉपिक आ जाएगा। वाणिज्य हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा पर, है ना, शिक्षा की स्थिति हमारे राज्य में देश में कैसी है, कृषि पर हो गया, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर हो गया, जनसंख्या वृद्धि पर हो गया, है ना, या प्रदूषण पर हो गया, ऐसे टॉपिक पर निबंध आते हैं। तो निबंध तो आप लिख लेंगे। एक बार बस क्या करूंगा, मैं टॉपिक आपको बता दिया हूं, एक बार हिंट्स दे दूंगा कि कैसे टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर हेडिंग बनानी है और किस हेडिंग को कैसे लिख के आना है, जिससे कि हाँ शुरू में कैसे लिखना है और लास्ट में कैसे लिखना है, बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी जाती है तो चलता है। तो 9 नंबर यहां से आपका आएगा। इस प्रकार से जितने टॉपिक बता दिया हूं, अगर इतना कर लेते हैं मेरे बताए अनुसार, तो 100 में आप 100 स्कोर करेंगे। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो 100 में 100 आएगा भी, और राइटिंग थोड़ा बहुत अच्छी नहीं है तो नंबर कुछ कट जाते हैं, फिर भी आप यहाँ पर स्कोर करके चलिए कि 90+ या 95+ आपको लेकर के ही चलना है। इनसे कम हिंदी में नहीं होना चाहिए टारगेट, क्योंकि समय है और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर जो है अच्छे मिलते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉफिट होता है तभी करिएगा सब्सक्राइब। चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।